हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आज हम कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन एंड कोलिनर्जिक ड्रग्स पढ़ने जा रहे हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन, एसिटाइल कोलिन के बारे में आप सबको आइडिया होगा। जो भी ऑटोनॉमिक, सोमैटिक और सेंट्रल साइट्स होती हैं वहाँ पर एसिटाइल कोलिन एक मेजर न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है। अब समझते हैं कि ये एसिटाइल कोलिन बनता कैसे है, फिर स्टोर कैसे होता है, इसका डिस्ट्रक्शन कैसे होता है। तो देखो, अगर ये फ्लो चार्ट समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले एटीपी प्लस एसीटेट प्लस कोएंजाइम ए, इन तीनों से क्या बना? एसिटाइल कोएंजाइम ए। इस रिएक्शन को बोलते हैं एसीटेट एक्टिवेटिंग रिएक्शन। ये एसिटाइल कोएंजाइम ए कन्वर्ट होगा एसिटाइल कोलिन प्लस कोएंजाइम ए में। इसके नीचे स्ट्रक्चर दिया है एसिटाइल कोलिन क्लोराइड का। अब यहाँ पर इस फ्लोचार्ट में कोलिन एरो पे दिखा रखा है। इसको इस तरीके से समझाया है कि इस कोलिन का रीअपटेक होता है, और ये कैसे होता है ये मैं आपको अभी डायग्राम से बताऊंगी। एंजाइम का नाम याद रखना है, एसिटाइल कोएंजाइम ए जब कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोलिन प्लस कोएंजाइम ए में, तो कौन सा एंजाइम काम आ रहा है? कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज। अब डायग्राम से इस चीज को समझते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम इस डायग्राम को देखें, ये डायग्राम किस चीज का है? कोलिनर्जिक न्यूरोनल मैकेनिज्म समझाया है। अब देखो, यहां पर बाहर लिखा है कोलिन। ये कोलिन अंदर एंटर करेगा, कोलिनर्जिक नर्व एंडिंग दिख रही होगी, यहां पर एंटर कर रहा है, और यहां पर एक ट्रांसपोर्टर लगा हुआ है। दिस इज सोडियम कोलिन को ट्रांसपोर्टर। तो कोलिन एक्सोनल मेम्ब्रेन के अंदर आएगा, और यहाँ पर कौन सा ट्रांसपोर्टर है? NaCH लिखा है। सोडियम कोलिन को ट्रांसपोर्टर की हेल्प से अंदर आएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं जैसे ये अंदर आया, ये कन्वर्ट हो गया एसिटाइल कोलिन में, और यहाँ पर एरो बनाकर लिखा है CHAT। ये क्या रिप्रेजेंट हो रहा है? एंजाइम है कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज। मैंने अभी बताया कि ये एंजाइम कन्वर्जन में हेल्प करता है, तो वही इस एरो में शो करा है। इसके बाद ये जो एसिटाइल कोलिन है, ये एसिटाइल कोलिन वेसाइकल में एंटर होगा, और यहाँ पर ग्रीन कलर से एक ट्रांसपोर्टर दिखा रखा है, वेसिकल एसोसिएटेड ट्रांसपोर्टर VAT। ये जो ट्रांसपोर्टर है ये एसिटाइल कोलिन को एंटर कराएगा इस वेसाइकल में। अब एक बार इसका एंट्री हो गया वेसाइकल में, तो उसके बाद ये साइनेप्टिक वेसाइकल से निकल के बाद में पहुंच जाएगा साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। उसके बाद इफेक्टर सेल में निकोटिनिक और मस्करानिक, ये दो रिसेप्टर्स हैं, इसके साथ ये बाइंड होगा। N से निकोटिनिक और M से मस्करानिक रिसेप्टर्स को रिप्रेजेंट करा है। इतनी बात समझ आई? ये जो वेसाइकल्स होते हैं इनमें पेप्टाइड को ट्रांसमिटर्स भी होते हैं, जैसे VIP। एसिटाइल कोलिन का रिलीज होता है नर्व टर्मिनल से, बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स में होता है, स्मॉल क्वांटा की फॉर्म्स में होता है, एक्सोसाइटोसिस से। अब देखो, यहाँ पर अलग अलग जगह पर आपको रेड कलर से माइनस के साइन दिखाया है, बताया है कि कौन से स्टेप को क्या इनहिबिट कर रहा है। इस चीज को समझो। हेमिकोलिनियम के बारे में बताती हूँ। यहाँ सबसे पहले जब कोलिन एंटर हो रहा है कोलिनर्जिक नर्व एंडिंग में, तो यहाँ पर HC3 लिखा है और आगे एरो पे माइनस लिखा है। इसका मतलब है हेमिकोलिनियम ब्लॉक करता है कोलिन के अपटेक को। ये क्या है? रेट लिमिटिंग स्टेप है एसिटाइल कोलिन सिंथेसिस में, एंड इट डिप्लीट्स द एसिटाइल कोलिन। ज्यादातर फॉर्म में जो एसिटाइल कोलिन है वो स्टोर होता है छोटे छोटे साइनेप्टिक वेसाइकल्स में। उसके बाद ये वेसाइकल्स साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ जाकर के फ्यूज हो जाते हैं, और ये जो एसिटाइल कोलिन है ये बाहर निकल जाता है। ये एक नॉर्मल था जो होना था। अब यहाँ पर VSA लिखा है। बेसिकली जो VAT है, मतलब वेसाइकल एसोसिएटेड ट्रांसपोर्टर है, वहां पर एक ब्लॉक करने के लिए एक स्टेप दिखाया है वेसामिकॉल का। तो ये यहाँ पर एक्ट करता है और इस स्टेप को इनहिबिट करता है। इसके बाद आपको याद रखना है कि दो तरीके के टॉक्सिन्स होते हैं जो इंटरफेयर करते हैं इस कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन में। सबसे पहला है बोटुलिनियम टॉक्सिन। ये क्या करेगा? रिलीज को इनहिबिट करेगा। दिख ही रहा है BOT, एरो पर लिखा हुआ है और माइनस दिखा रखा है रेड कलर से।
दूसरी तरफ एक और पॉइंट याद रखना, ब्लैक विडो स्पाइडर टॉक्सिन, इट इंड्यूसेस मैसिव रिलीज एंड डिप्लीशन। मैसिव, ये वर्ड याद रखना है। क्या होता है इसमें, सारे के सारे जो ये क्या करेगा, एक ही बार में सारे जो साइनेप्टिक वेसिकल हैं वो फ्यूज हो जाएंगे मेम्ब्रेन से, साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और एकदम से रिलीज हो जाएंगे। तो उसकी वजह से एकदम से रिलीज होने से बहुत ही मैसिव रिलीज डिप्लीशन हमें देखने के लिए मिलता है। तो ये वाला पॉइंट याद रखना है। और जो इसी के साथ एक फूड पॉइजनिंग का स्टेप आता है, पॉइंट बताना चाहिए मुझे कि फूड पॉइजनिंग के लिए भी आपको पता होगा, बॉटुलिज्म बोलते हैं जिसको, उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिनियम। अब एक पॉइंट याद रखना, बॉटुलिनियम टॉक्सिन ए एंड बी आर हाईली पोटेंट एक्सोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस्ड बाय क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिनियम। फ्रेंड्स, ये एक इंपॉर्टेंट टेबल है, इसमें बताया है अलग अलग साइट्स ऑफ कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन और क्या क्या रिसेप्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले साइट में देखो, ए और बी दो बताए हैं। ए है सारे के सारे पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पथेटिक, और दूसरा है पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपथेटिक में कुछ हैं जैसे स्वेट ग्लैंड्स, कुछ ब्लड वेसल्स। इनके लिए क्या रिसेप्टर्स इन्वॉल्व है, मस्करानिक। और अगर एगोनिस्ट की बात करें तो मस्करीन, उसके बाद एट्रोपिन याद रखना है सिलेक्टिव एंटागोनिस्ट के लिए। फिर दूसरा देखो साइट में गैंग्लिया है, इसमें दोनों आते हैं, सिंपैथेटिक भी आता है और पैरासिम्पैथेटिक भी, और बी आता है सेकंड में एड्रेनल मेडुला। अब इनके लिए रिसेप्टर होते हैं निकोटिनिक, और सिलेक्टिव एगोनिस्ट होते हैं डीएमपीपी। अच्छा, ये डीएमपीपी क्या है, डायमिथाइल फिनाइल पाइपराजिनियम। तो डायमिथाइल फिनाइल पाइपराजिनियम आपको याद रखना है इसमें सिलेक्टिव एगोनिस्ट में। इसके बाद आता है हेक्सामिथोनियम, ये सिलेक्टिव एंटागोनिस्ट की तरह काम करता है। फिर अगर आप साइट में देखो स्केलेटल मसल, तो स्केलेटल मसल्स के लिए निकोटिनिक रिसेप्टर काम करते हैं, और सिलेक्टिव एगोनिस्ट में पीटीएमए यानी फिनाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम। यहां पर सिलेक्टिव एंटागोनिस्ट के फॉर्म में क्या काम करेगा, डी ट्यूबोक्यूरिनिन। तो इसमें ये पॉइंट याद रखना है कि जो ट्यूबोक्यूरिनिन है वो सिलेक्टिव एंटागोनिस्ट की तरह काम करता है। फिर आता है सीएनएस में कॉर्टेक्स, बेसल गैंग्लिया, स्पाइनल कॉर्ड, और भी साइट्स होती हैं। इनके लिए दोनों तरीके के रिसेप्टर्स हैं, मस्करानिक भी और निकोटिनिक भी। और सिलेक्टिव एगोनिस्ट में क्या क्या काम करेगा, मस्करीन, ऑक्सोट्रिमोरिन, और एक और है कार्बेकॉल। फिर वही सिलेक्टिव एंटागोनिस्ट का नाम याद रखना है, एट्रोपिन है, और दूसरा है डी ट्यूबोक्यूरिन। इस टेबल को ऐसे ध्यान रखना है। अब आता है कोलिनेस्टरेज। फ्रेंड्स, आपने अभी पीछे भी पढ़ा था, एसिटाइल कोलिन जब ब्रेक हो रहा है दो में, कोलिन और एसीटेट, फिर ये एसीटेट और कोलिन में ब्रेक होने के बाद इस कोलिन का रीअपटेक होता है। एरो पे भी देखा था कि रीअपटेक हो रहा था। अब एसिटाइल कोलिन को इस कन्वर्जन में कौन सा एंजाइम हेल्प कर रहा है, कोलिनेस्टरेज। तो कोलिनेस्टरेज के हेल्प से ये जो एसिटाइल कोलिन है ये कन्वर्ट होते हैं, ब्रेक होते हैं कोलिन और एसीटेट में। तो बेसिकली एसिटाइल कोलिन हाइड्रोलाइज हो जाता है इस एंजाइम से, और उसके बाद इसे टूट जाता है। जो कोलिन है वो तो रिसाइकिल हो जाता है। अब हमें याद रखना है कि जो एसिटाइल कोलिन को ब्रेक करने में, हाइड्रोलिसिस में ये जो एंजाइम हेल्प कर रहा है यानी कोलिन एस्टरेज, ये कोलिन एस्टरेज में भी दो कैटेगरीज हैं, एक ट्रू होते हैं और एक स्यूडो होते हैं। तो सबसे पहले हम एक टेबल देखेंगे, अगर आपको ये रिएक्शन क्लियर है। फ्रेंड्स, ये टेबल है, इसमें डिफरेंस बताया है, एसिटाइल कोलिन एस्टरेज जिनको हम ट्रू बोलते हैं, और फॉल्स वाले कौन से हैं, ब्यूटाइल कोलिन एस्टरेज, इनको हम स्यूडो में कंसीडर करते हैं। इनमें डिफरेंस क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन देखो। अगर हम कहें एसिटाइल कोलिन एस्टरेज कहाँ मिलेंगे, जितने भी कोलिनर्जिक साइट्स हैं, आर ग्रे मैटर है वहां पर। स्यूडो के लिए आपको याद रखना है प्लाज्मा में, लिवर में, इंटेस्टाइन, वाइट मैटर, इतना। सेकेंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोलिसिस कहाँ कहाँ किस किस का होता है। सबसे पहले आता है एसिटाइल कोलिन, बहुत ही फास्ट हाइड्रोलिसिस करेंगे ट्रू वाले, यानी कि एसिटाइल कोलिन एस्टरेज में एकदम फास्ट हाइड्रोलिसिस होगा, लेकिन स्यूडो में इसका बहुत ही स्लो हाइड्रोलिसिस होगा।
सेकंड आता है मिथोकोलिन। यहाँ पर जो स्यूडो हैं वो तो हाइड्रोलिसिस करेंगे ही नहीं, और ट्रू यानी एसिटाइल कोलिन एस्टरेज इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, थोड़ा सा स्लो होगा लेकिन करेंगे। नेक्स्ट आता है बेंजोइल कोलिन। इसका हाइड्रोलिसिस सिर्फ स्यूडो वाले करते हैं, ट्रू वाले नहीं करते। फिर आता है ब्यूटेरिल कोलिन। इसका हाइड्रोलिसिस भी स्यूडो वाले करेंगे और एसिटाइल कोलिन एस्टरेज इसका हाइड्रोलिसिस नहीं करेंगे। फंक्शन की बात करें तो जो एसिटाइल कोलिन एस्टरेज हैं वो एसिटाइल कोलिन के एक्शन का टर्मिनेशन करते हैं। और अगर हम बात करें स्यूडो में तो इसका फंक्शन है हाइड्रोलिसिस ऑफ इंजेस्टेड एस्टर्स। तो इतना था इस टेबल में, एक कंपैरिजन है। अगर आपसे कंपैरिजन पूछते हैं तो ऐसे टेबल में समझाना है। अब हम बात करते हैं कोलिनो रिसेप्टर्स की। बेसिकली क्या क्या रिसेप्टर्स इन्वॉल्व होते हैं हमने टेबल में भी देखा था, मस्करानिक और निकोटिनिक। अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। अगर हम बात करें मस्करानिक रिसेप्टर्स में तो इसमें M1, M2, M3 पढ़ना है। निकोटिनिक में हमें NM और NN इनके बारे में समझना है। तो अब देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम मस्करानिक रिसेप्टर्स की। इस टेबल में M1, M2, M3 तीनों का डिफरेंस बताया है। सबसे पहले आता है लोकेशन एंड फंक्शंस। अगर हम देखें M1 को तो इसके लिए कहाँ पर मिलेगा? ऑटोनॉमिक गैंग्लिया, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, एंटेरिक न्यूरॉन्स, CNS। अब याद रखना है, एक तो ये डीपोलराइजेशन कराते हैं, लेट EPSP, हिस्टामिन रिलीज और एसिड के सिक्रीशन को बढ़ाएंगे। बेसिकली जो हमारा इंटेस्टिनल सिक्रीशन है वो भी इंक्रीज होगा, लर्निंग, मेमोरी, मोटर एक्टिविटी, ये सब। और अगर हम देखें इनका नेचर तो GQ प्रोटीन कपल्ड, ये इसके लिए याद रखना है। फिर आता है M2। M2 में याद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, M2 से आप हार्ट को याद रखना। हमारे हार्ट में M2 मिलेगा। बेसिकली ऐसे नोड में हाइपर पोलराइजेशन कराएगा और जो इम्पल्स का जनरेशन है वो भी कम हो जाएगा, उसका जो रेट है वो डिक्रीज कराएगा। AV नोड में क्या लिखा है? डिक्रीजेस द वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन। फिर एट्रियम में क्या करेगा? शॉर्टनिंग ऑफ APD और कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम करेगा। वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम होगा स्लाइटली और रिसेप्टर्स स्पार्स। फिर आता है कोलिनर्जिक नर्व एंडिंग्स। इसमें एसिटाइल कोलिन का रिलीज कम कराएगा। CNS में ट्रेमर, एनाल्जेसिया, विस्टरल स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन। और इसके नेचर में याद रखना है GI/GO या G0 प्रोटीन कपल्ड। M3 में याद रखना है विस्टरल एंड ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। आइरिस में कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द पीपल, सिलरी मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में सिक्रीशन, वैस्कुलर एंडोथेलियम में रिलीज ऑफ NO, उसकी वजह से वेसो डायलेशन होगा। नेचर में याद करना है GQ प्रोटीन कपल्ड होते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम ऐसे एक डिफ्रेंसिएशन समझें तो M1 बेसिकली हमें कहाँ पर मिलेंगे? हमारे गैंग्लियोनिक सेल में मिलेंगे। हम न्यूरोनल रिसेप्टर की बात कर रहे हैं तो एंटेरिक और सेंट्रल न्यूरॉन्स में मिलेंगे, स्पेशली जो कॉर्टेक्स, हिपोकैम्पस वाला एरिया है, कॉर्पस स्ट्राइटम है, वहाँ पर इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये हमारे गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को देखते हैं। इसके अलावा रिलैक्सेशन कराते हैं हमारे लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर को, LES। ये हमें पता होना चाहिए। M2 के लिए मैंने ट्रिक बताया है, हमें हार्ट से एसोसिएट करना है। जितना भी कार्डियक मस्कुरानिक रिसेप्टर है इसमें हम बात करते हैं, ये एकदम प्रोमिनेंट एक्शन है इसका। उसके बाद M3 है। M3 में विसरल स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड ग्लैंडुलर सिक्रीशंस होता है। अब आता है निकोटिनिक रिसेप्टर के सबटाइप्स के बारे में, NM, NN। जो NM है वो कहाँ मिलेगा? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे मिलेगा। बेसिकली डीपोलराइजेशन ऑफ द मसल एंड प्लेट और स्केलेटल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन, ये इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद आता है NN। यहाँ पर याद रखना है ऑटोनॉमिक गैंग्लिया, डीपोलराइजेशन, बेसिकली पोस्ट गैंग्लियोनिक इम्पल्स। और अगर हम बात करें एड्रेनल मेडुला की तो
कैटेकोलामाइन रिलीज। सीएनएस में क्या लिखा है? साइट स्पेसिफिक एक्साइटेशन और इनहिबिशन। इन पॉइंट्स को थोड़ा और समझते हैं। अगर मैं निकोटिनिक रिसेप्टर्स के बारे में बात करूं तो ये सिलेक्टिवली एक्टिवेट होते हैं निकोटीन से, और इनको ब्लॉक करने के लिए दो नाम याद रखना है, एक तो ट्यूबोक्यूरेरिन और दूसरा हेक्सामिथोनियम। ये इनको ब्लॉक करते हैं। जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं वो रोसेट लाइक पेंटामेरिक स्ट्रक्चर्स जैसे होते हैं। अब जो एनएम है मैं बता चुकी हूं, ये हमारे स्केलेटल मसल एंड प्लेट में मिलते हैं and they are stimulated by PTMA, फिनाइल ट्राइमेथाइल अमोनियम। इनको ब्लॉक करने के लिए ट्यूबोक्यूरेरिन। दे मीडिएट स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर आता है एन। ये कहां पर होते हैं? गैंग्लियोनिक सेल्स में, सिंपैथेटिक एज वेल एज पैरासिम्पैथेटिक। जो एड्रेनल मेडुलरी सेल्स थे उसमें मैंने बताया था डिराइव्ड फ्रॉम द सेम साइट एज गैंग्लियोनिक सेल्स इन स्पाइनल कॉर्ड एंड सर्टेन एरियाज ऑफ ब्रेन। अब याद रखना है इनको सिलेक्टिवली कौन स्टिमुलेट करता है? DMPP, डायमिथाइल फिनाइल पाइपरजिनियम। ये मैं बता चुकी हूं। इनको ब्लॉक कौन करता है? हेक्सामिथोनियम, एंड कॉन्स्टिट्यूट द प्राइमरी पाथवे ऑफ ट्रांसमिशन इन गैंग्लिया। ये हमने टेबल में भी पढ़ा था। कोलिनर्जिक ड्रग्स। कोलिनर्जिक ड्रग्स वो ड्रग्स होते हैं जिनका एक्शन एसिटाइल कोलिन के जैसा होता है, दैट इज सिमिलर टू दैट ऑफ एसिटाइल कोलिन। अब इसमें हमें दो तरीके से चीजों को समझना है। पहला हमें पढ़ना है कोलिनर्जिक एगोनिस्ट के बारे में। कोलिनर्जिक एगोनिस्ट क्या हैं? जो डायरेक्टली इंटरैक्ट करते हैं कोलिनर्जिक रिसेप्टर से। दूसरा हम पढ़ेंगे एंटी कोलिनेस्टरेजेस के बारे में, जिनके लिए हमें पढ़ना होगा कि एसिटाइल कोलिन के लिए अवेलेबिलिटी कैसे बढ़ती है एट दीज साइट्स। तो जो सेकंड कैटेगरी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हमें फोकस करना है कोलिनर्जिक एगोनिस्ट पे। कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, इसमें दो कैटेगरीज आती हैं। पहला आता है कॉलिन एस्टर्स, दूसरा आता है अल्कलॉइड्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉलिन एस्टर्स के बारे में। इसमें आती हैं, हमें एग्जाम्पल में चार चीज़ें समझनी हैं, जिसको मैं बाद में एक टेबल से इनके प्रॉपर्टीज़ का कंपैरिजन समझाऊंगी। एसिटाइल कोलिन पढ़ना है इसमें, मिथाकोलिन, कार्बोकॉल, बिथानिकॉल। सबसे पहले इनका प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं। अब हमें एक टेबल दिखाया है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलिन एस्टर का। इस टेबल में एक कंपैरिजन दिया है इन चारों का। सबसे पहले समझते हैं हाइड्रोलिसिस, उसके बाद इसके एक्शंस पे कि निकोटिनिक या फिर मस्करानिक है, उसके बाद सिलेक्टिव एक्शन भी देखेंगे। सबसे पहले कोलिन एस्टर में आपको याद रखना है एसिटाइल कोलिन। अगर इसका हाइड्रोलिसिस देखें तो हाइड्रोलिसिस में फिर से वही दो बातें हैं। सबसे पहले एसिटाइल कोलिन एस्टरेजेस, मैंने बताया था ये ट्रू वाले होते हैं और दूसरे स्यूडो होते हैं, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हाइड्रोलिसिस में हमने पढ़ा था एसिटाइल कोलिन का हाइड्रोलिसिस ट्रू वाले फास्ट करेंगे और फॉल्स में या फिर स्यूडो में एकदम स्लो रहेगा। एक्शन में मस्करानिक एक्शन ज्यादा प्रोमिनेंट है, निकोटिनिक उतना नहीं है, प्रोमिनेंट नहीं होता उतना। सिलेक्टिव एक्शन तो एसिटाइल कोलिन में नॉन सिलेक्टिव होता है, कुछ स्पेसिफिक नहीं। इसके बाद आता है मिथाकोलिन। इसका हाइड्रोलिसिस कौन करेगा? ट्रू वाले, यानी कि एसिटाइल कोलिन एस्टरेजेस, जो हमारे ट्रू कोलिन एस्टरेजेस हैं वो इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, स्यूडो से नहीं होगा। एक्शन में देखो मस्करानिक एक्शन प्रोमिनेंट है, जो निकोटिनिक एक्शन है वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। इसका सिलेक्टिव एक्शन सीवीएस में देखा जाता है। फिर आता है कार्बोकॉल। इसके लिए याद रखना है इसका हाइड्रोलिसिस तो देखो कहीं नहीं हो रहा है, फॉल्स में भी नहीं है और एसिटाइल कोलिन एस्टरेजेस भी नहीं करते। एक्शन में जो मस्करानिक एक्शन है वो दिखाया है, निकोटिनिक एक्शन ज्यादा प्रोमिनेंट है। फिर आता है इसका सिलेक्टिव एक्शन जीआईटी, और ब्लैडर में इसका एक्शन मिलेगा। लास्ट देखो बिथेनिकॉल, इसका भी हाइड्रोलिसिस कहीं नहीं दिखाया, लेकिन एक्शन में याद रखना है मस्करानिक एक्शन मिलेगा। ये ध्यान रखने वाला पॉइंट है, इसका निकोटिनिक एक्शन नहीं है। सिलेक्टिव एक्शन में दिखाया है जीआईटी और ब्लैडर, ये दोनों इसके सिलेक्टिव एक्शन में याद रखने हैं। बिथेनिकॉल के बारे में एक और पॉइंट बताना चाहूंगी।
इसका यूज देखो और कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, यूरिनरी रिटेंशन में, बेसिकली इन पोस्ट ऑपरेटिव या फिर पोस्ट पार्टम नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव यूरिनरी रिटेंशन में, और दूसरा न्यूरोजेनिक ब्लैडर टू प्रमोट यूरिनेशन, बेसिकली यूरिनेशन को प्रमोट करने के लिए। तो ये एक एक्स्ट्रा एज पॉइंट था बेथानिकॉल के बारे में। अब आते हैं एल्कलॉइड्स के बारे में। यहाँ पर हमें 3 चीज़ें डिस्कस करनी है। पहला मैं बताऊंगी मस्करीन के बारे में, फिर पिलोकार्पिन के बारे में पढ़ना है, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एरिकोलिन के बारे में। तो एक एक करके देखते हैं कि कॉलिनोमिमेटिक एल्कलॉइड्स में क्या क्या एक्शंस होते हैं। पिलोकार्पिन कैसे मिलता है? पिलोकार्पिन ये हमको मिलता है पिलोकार्पस माइक्रोफाइलस के पत्तों से, और भी स्पीशीज हम यूज कर सकते हैं। तो लीफ से मिलता है, और इसका प्रोमिनेंट एक्शन क्या था? मस्करानिक एक्शन। ये गैंग्लिया को स्टिमुलेट करती है। अगर हम पिलोकार्पिन की बात करें तो इसके लिए स्पेसिफिक पॉइंट्स याद रखने हैं कॉजेस में। एक तो है मार्क्ड स्वेटिंग, सलाइवेशन होता है, और भी सिक्रीशंस हैं जो बढ़ जाती हैं। कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट्स कॉम्प्लेक्स आते हैं। अब इसके डोजेस के ऊपर सुन लो एक बार। जो पिलोकार्पिन है, अगर इसको लो डोज में दोगे तो फॉल इन बीपी होगा, मतलब मस्करानिक इफेक्ट आएगा। लेकिन अगर हाई डोज में देंगे तो बीपी में एकदम से राइज दिखेगा और टैकीकार्डिया की कंडीशन आएगी। क्यों? जनरली अगर आप से रीजन समझा जाए तो ये क्यों हो सकता है? गैंग्लियोनिक स्टिमुलेशन की वजह से, थ्रू गैंग्लियोनिक मस्करानिक रिसेप्टर्स। और इसको हम आई ड्रॉप्स में भी यूज करते हैं। आपने देखा होगा कहीं ना कहीं 0.5 से 4% ड्रॉप्स तक। तो ये हमारे आईज के लिए भी हम यूज करते हैं एज अ थर्ड लाइन ड्रग। ओपन ग्लाइकोमा में देते हैं, जो ओपन एंगल ग्लाइकोमा है वहां पर थर्ड लाइन ड्रग में दिया जाता है। Basically, it is applied to the eye. It penetrates the cornea and promptly causes meiosis. Ciliary muscle contraction हो जाता है, और जो हमारा इंट्राऑक्यूलर टेंशन है वो भी, उसमें भी फॉल देखने के लिए मिलता है, लास्टिंग 4 to 8 आवर्स। ये इसके बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है मस्करीन। ये हमें जनरली पॉइजनस मशरूम से मिलता है, जैसे एमनीता मस्कैरिया, और भी इसके स्पीशीज हैं जिनसे ये ऑब्टेन होता है। इसके लिए स्पेसिफिक पॉइंट ये है कि इसका सिर्फ और सिर्फ मस्करानिक एक्शन होता है, निकोटिनिक एक्शन नहीं होता। इट इज़ नॉट यूज्ड थेराप्यूटिकली। लेकिन इसका एक और इम्पॉर्टेंस है, टॉक्सिकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस। बस इतना। एरिकोलिन, इसके लिए निकोटिनिक और मस्करानिक दोनों एक्शंस होते हैं। इसका सीएनएस इफेक्ट बहुत ही प्रोमिनेंट होता है, लेकिन अगर हम थेरापेटिक यूज़ के बारे में बात करें तो वो नहीं है। कोई भी थेरापेटिक यूज़ अभी तक नहीं देखा गया। एक इम्पॉर्टेंट नोट है मशरूम पॉइजनिंग के ऊपर। 3 टाइप के मशरूम पॉइजनिंग मिलते हैं, डिपेंड करता है टॉक्सिन के ऊपर और स्पीशीज़ के ऊपर। तो सबसे पहले आता है टाइप 1, मतलब कि मस्करीन टाइप। ये अर्ली मशरूम पॉइजनिंग होती है। उसके बाद आता है हेलुसिनोजेनिक टाइप, और थर्ड आता है लेट मशरूम पॉइजनिंग, यानी कि फेलॉइडन टाइप। ये 3 तरह के मशरूम पॉइजनिंग मिलती है। थैंक यू फ्रेंड्स, खुश रहें, हंसते रहें, जल्दी मिलते हैं।